मिस्टर कपूर के समधन जी कहने पर रचित की मां सरला जी चौंक जाती हैं। सरला जी रचित की ओर देखकर कहती हैं, रचित ये मुझे समधन जी क्यों कह रहे हैं? माँ वो मैंने इनकी बेटी से शादी कर ली है। रचित अपनी माँ को नजरें चुराता हुआ कहता है, क्या शादी कर ली? कब? कैसे? ऐसे अचानक से शादी? सरला जी एक के बाद एक रचित से सवाल करने लगी। तभी मिस्टर कपूर मामला गंभीर समझकर उन्हें अंदर आने को कहते हैं। बहन जी ये सब बातें तो होती रहेगी, आप लोग अंदर चलिए। रचित अपनी माँ को अंदर ले आओ सन। मिस्टर कपूर के कहने पर रचित उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही सरला जी इतने बड़े और आलीशान महल जैसे घर को देखती ही रह जाती हैं। तभी देवयानी बाहर जाने के लिए रेडी होकर रूम से बाहर निकलती है। उनसे वन पीस ड्रेस पहन रखा था। शादी हो जाने पर भी उसने शादीशुदा की कोई निशानी अपने साथ नहीं रखी थी। न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र। पूरे एटीट्यूड से वह तैयार होकर उन सबको नजरअंदाज करती हुई बाहर जा रही थी। तभी मिस्टर कपूर उन्हें रोक लेते हैं। डिम्पी रुको, जल्दी बोलिए डैड, मुझे अर्जेंट काम है। देवयानी अदब से कहती हैं। सरला जी ये है आपकी बहू देवयानी है, रचित की वाइफ। मिस्टर कपूर सरला जी को उनकी बहू से मिलवाते हैं। सरला ऊपर से नीचे तक देवयानी को देखती रही और साथ में रचित को भी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा था कि वह इस शादी से खुश है या नाखुश। वो देवयानी को पूरी तरह घूरे जा रही थी। सरला जी के देवयानी को देखने पर देवयानी इरिटेट होकर उनसे कहती है, व्हाट? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ नहीं बेटा, यहाँ आओ हमारे पास। सरला जी कहने पर भी देवयानी उनके पास नहीं जाती हैं तो देवयानी जी खुद ही अपनी व्हीलचेयर चलाते हुए देवयानी के पास जाती हैं और अपने हाथों में पहने सोने के कंगन उतार कर देवयानी के हाथों में पहनाने जा रही थी। व्हाट रबिश, व्हाट इज दिस, हटाओ इसे। देवयानी वह कंगन उतार कर फेंक देती हैं, जिससे सरला जी का चेहरा उलट जाता है और रचित को तो इतना गुस्सा आता है कि इसी वक्त डिम्पी को 2 थप्पड़ लगा दे। तभी मिस्टर कपूर डिम्पी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, डिम्पी ये क्या तरीका है बड़ों के सामने मिसबिहेव करने का? माफी मांगो इनसे, ये तुम्हारी मदर इन लॉ है, रचित की माँ। मिस्टर कपूर डिम्पी को फटकारते हुए कहते हैं, तो मैं क्या करूं डैड? आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? एंड योर काइंड इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये शादी, ये रिश्ता सिर्फ एक धोखे से मुझे बांधा गया है। मैं कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। कहते हुए आंखों में काला चश्मा लगाते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ बाहर निकल जाती हैं। रचित को देवयानी के बिहेवियर अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह अपनी माँ के साथ ऐसे बिहेव करने पर बहुत गुस्सा होता है। वही सरला जी अपने बहू के नैन नक्श देखते ही रह जाती हैं। तभी मिस्टर कपूर सरला जी से माफी मांगते हुए कहते हैं, बहन जी देवयानी थोड़ी जिद्दी और नादान है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है। दरअसल गलती मेरी ही है। देवयानी की माँ की डेथ हो जाने पर देवयानी बहुत छोटी थी और उसे मैंने बहुत नाजों से पाला है। उसे माँ का प्यार भी मैंने ही दिया है, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। इसलिए वह इतनी जिद्दी हो गई है। और हमारा परिवार तो बहुत छोटा सा है, सिर्फ मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हंस बोल लेते हैं। आप देवयानी की हरकतों का बुरा मत मानिएगा। मिस्टर कपूर डिम्पी की वजह से सरला जी से माफी मांगते हैं। मिस्टर कपूर जो अपनी बेटी की हरकत से पूरी तरह शर्मिंदा हो गए थे। सरला जी सहज भाव से उनसे कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, मैं समझती हूँ एक बिन माँ की बच्ची को पालन पोषण कितना मुश्किल होता है। आप चिंता मत कीजिए, अभी उसे रिश्तों की समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेरे रचित के साथ रहते हुए उसे रिश्तों की भी समझ होने लगेगी। बाकी तो हमारी बहू बहुत सुंदर है। सरला जी के पास भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी बदतमीज बहू पसंद आ गई थी। रचित बेटा, अपनी माँ को उनके कमरे में लेकर जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर कपूर रचित से कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये तो हमारी बहू का मायका है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? सरला जी अचरज होकर कहती है, उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, आप यही रहेंगी हमारे साथ।
अब तो हम एक ही परिवार के हैं, साथ में रहने में बुराई ही क्या है। मिस्टर कपूर सरला जी की असहजता को दूर कराते हुए कहते हैं। पर सर हम यहाँ नहीं। रचित इससे पहले कुछ कहता सरला जी उसका हाथ थामे उसे रोक लेती है। जी ठीक है भाई साहब, रचित मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे कमरे में ले चल। सरला के कहने पर रचित उन्हें कमरे में लेकर जाता है और उन्हें आराम से बेड पर लेटा देता है। तभी रचित सरला जी से कहता है, माँ आपने क्यों रोका मुझे? मैं मना करने जा रहा था सर को, हम यहाँ नहीं रुक सकते। रचित अपनी माँ से कहता है, रचित तू पागल हो गया है और बहू क्या हमारे छोटे से मकान में रह पाएगी? वो तो बचपन से ही महल जैसे घर में पली बड़ी है। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तुम दोनों को साथ में रहना होगा। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और उस बच्ची के बारे में भी तो सोच, क्या कहेंगे लोग उसके और उनके बारे में, उसके परिवार के बारे में। और तुझे देवयानी इतनी ही बुरी लगी थी तो तूने उससे शादी ही क्यों की? सरला जी रचित को सवालिया नजरों से देखता हुए कहती है, जिस पर रचित मौन हो जाता है। ये बात सरला जी को भी पता थी कि रचित ने किन हालातों में देवयानी से शादी करने का फैसला लिया था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उसे अपनी माँ को हर हाल में बचाना था, तब मिस्टर कपूर ही उसकी मदद के लिए आगे आए और उसके सामने देवयानी से शादी करने की शर्त रख दी। रचित कुछ देर मौन होकर अपनी बात कहता है, माँ ये बड़े लोग हैं, इन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रचित अपनी माँ से कहता है, पर हमें तो पड़ता है ना। तेरी शादी अविनाश भाई साहब की बेटी के साथ हुई है, ये बात तो अभी तक सभी लोग जान गए होंगे और आज के अखबार में भी छप चुकी होगी। अब तू कह रहा है यहाँ नहीं रहेगा, इससे तो लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। और रही बात देवयानी की, वो नादान है, नासमझ है, लेकिन तू तो समझदार है। उसे वक्त लगेगा शादी को समझने में, रिश्तों को बनाया रखने में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने अपने बेटे को रिश्ते तोड़ने की सीख कभी नहीं दी है। एक दिन देवयानी तुझे पति के रूप में जरूर अपनाएगी और इस रिश्ते को भी अपना मानेगी। सरला जी रचित को देवयानी के बारे में समझाती है। माँ आप उसे नहीं जानती, वो लड़की बहुत बदतमीज है। रचित देवयानी की बदतमीज पर दांत पीसते हुए कहता है, बिन माँ की पली बड़ी है बेचारी, ये सब सिखाता भी तो कौन उसे? पर कोई बात नहीं, अब मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगी, देखना तुम। सरला जी रचित के गालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, माँ प्लीज आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। उसने पहले ही आपके साथ इतना रूड बिहेव किया। मैं नहीं चाहता आप उसे बात भी करे, आप कमरे में ही आराम करोगी और खाना भी कमरे में ही खा लिया करोगी। रचित कहता हुआ खड़ा हो जाता है, पर रचित एक बार मेरी बात तो सुन ले। सरला जी कहती रही, लेकिन रचित अपना लास्ट डिसीजन सुनाकर कमरे से चला जाता है। मैंने कहा न माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। यहाँ डिम्पी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाती है, उसे देखकर उसकी फ्रेंड निशा उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, यार डिम्पी मुझे तो लगा था तुम अपने मिडिल क्लास हस्बैंड को हनीमून लेकर जा रही हो, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा मूड हनीमून जाने का भी है। जस्ट शट अप निशा, वो मिडिल क्लास लफंदर मेरा हस्बैंड हो ही नहीं सकता। और तुम सब भी कान खोल कर सुन लो, मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवयानी अपनी दोस्तों को फटकारते हुए कहती है, जस्ट चिल बेबी, हम तो फ्रैंक कर रहे थे। वैसे तू मान या ना मान, है तो वो तेरा हस्बैंड ही ना। और मैंने तो सुना है वह अपने मोम को लेकर तेरे घर पर ही रह रहा है। तुझे तो अपने सासू माँ के हाथ पैर की सेवा करनी चाहिए। निशा अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ मिलकर डिम्पी को जानबूझकर कहती है, सेवा माय फुट, मैं टीवी सीरियल की आदर्श बहू नहीं हूँ जो अपने सो कॉल्ड सासू माँ की सेवा करूंगी। मेरा बस चले तो इन दोनों माँ बेटे को धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकल दूं। डिम्पी गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, तो देर किस बात की, निकाल दे न उन माँ बेटे को घर से बाहर। डाइवोर्स पेपर्स उसके मुंह पर मारकर निकाल फेंक उसे अपने घर से। डिम्पी की एक फ्रेंड उससे कहती है, ये दैट्स गुड आइडिया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, बट इससे पहले अपने मेहमानों की खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। डिम्पी के चेहरे पर डेविल स्माइल रहती है।
डिम्पी सुबह सुबह घर से निकल जाती और देर रात में घर आती। डिनर पर उसके डैड रचित और सरला जी उसका वेट कर रहे होती है। माँ आप खाना खा लो, आपको दवाई भी तो लेनी है। नहीं रचित, मैं अपनी बहू के साथ ही आज खाना खाऊंगी। सुबह भी उससे अच्छे से बात नहीं हो पाई। रचित मिस्टर कपूर की ओर देखकर कहता है, माँ वो हमारे साथ डिनर नहीं करेगी, उसे ये सब पसंद नहीं है। आपने देखा ना आज सुबह वो कैसी लड़की है। रचित मिस्टर कपूर के सामने उसकी लड़की की बुराई करता है। ये देखकर रचित की माँ उसे चुप रहने का इशारा करती है। बहन जी रचित ठीक कह रहा है, डिम्पी को देर रात आने की आदत है, मैं खुद आज तक उसे समझा नहीं पाया। मेरे ख्याल से हम सबको डिनर कर लेना चाहिए, मिस्टर कपूर ने उन दोनों से कहा। वो सभी डिनर करने ही जा रहे थे कि देवयानी नशे में चूर होकर लड़खड़ाते हुए अंदर आती हैं। उसके हाथ में ड्रिंक की बोतल रहती है जो आधी खत्म भी हो चुकी थी। सरला जी उसे देखते ही हैरान रह जाती। वहीं मिस्टर कपूर पूरे गुस्से में रहते हैं। डिम्पी, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम ड्रिंक पी कर आ रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने मदर इन लॉ के सामने ड्रिंक करके आने की? ओह सो सॉरी डैड, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी तो शादी हो चुकी है। ओ प्रणाम सासू मॉम, डिम्पी नशे में बड़बड़ाती हुई सरला जी के सामने एक्टिंग करते हुए कहती हैं। ड्रिंक की स्मेल से सरला जी दूर हट जाती हैं। तभी रचित आता हुआ डिम्पी को रोकता है। डिम्पी रचित को देखकर नशे में पत्नी बनने का एक्टिंग करने लगती है। ओ तो तुम ही हो ना मेरे प्यारे पति देव, डिम्पी रचित को अपने करीब खींचते हुए कहती हैं। तभी मिस्टर कपूर अपने होममेड से कहकर डिम्पी को रूम में ले जाने को कहते हैं। सोफिया, इस बदतमीज लड़की को उसके कमरे में छोड़ आओ। सोफिया डिम्पी को उसके कमरे में लेकर जाती हैं। मिस्टर कपूर अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। रचित, सरला बहन जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ अपनी बेटी की इस हरकत पर। वो जिद्दी थी ये मैं जानता था, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। वो इतनी बदतमीज हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। भाई साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम समझ सकते हैं देवयानी बहू अभी बच्ची है, नादान है, उसे घर गृहस्थी की समझ नहीं है। पर आप यकीन रखिए एक दिन वह जरूर खुद को बदल देगी। सरला जी मिस्टर कपूर से कहती है। सर आपको रेस्ट करना चाहिए और माँ आपको भी। रचित उन दोनों को रूम में जाने को कहता है क्योंकि देवयानी की वजह से मिस्टर कपूर भी परेशान हो रहे थे। रचित होममेड से कहकर उनका खाना भी रूम में उनके भेज देता है। रचित अपनी माँ को खाना खिलाकर उन्हें आराम करने को कहता है और अपने कमरे में जाने लगता है। रचित और डिम्पी दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं, पर उन दोनों का कमरा आसपास ही रहता है। रचित डिम्पी के कमरे से गुजर रहा था, तभी उसे रोने की आवाज आती है। रचित अंदर जाकर देखता है डिम्पी नींद में ही रो रही थी। मोम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। डैड भी मुझ पर गुस्सा करते हैं, मैं अकेली हो गई हूँ मॉम। डिम्पी नींद में अपनी मोम को याद कर रही होती है। शायद आज वह बहुत हट हुई है अपने प्यार से धोखा पाकर। अपने डैड के करवाए झूठी शादी से डिम्पी बहुत हट होती है और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। रचित खामोश खड़ा देखता रहा। डिम्पी को रोता देख उसे भी अपना बचपन याद आता है जब वह अपने माँ पापा के साथ था। बचपन में रचित का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया करता था। उस दिन भी रचित अपने बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके पापा शाम को उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आने वाले थे। रचित और उसकी माँ काफी देर तक उसके पापा के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें एक कॉल आता है कि उसके पापा के कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उस एक्सीडेंट में उसके पापा की मौत हो जाती है। रचित की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें वही हार्ट अटैक आया और उनकी भी डेथ हो गई। रचित की पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। रचित एकदम अकेला हो गया था। तब उसकी दाई माँ सरला उसे अपने साथ अपने घर ले गई और तभी से रचित सरला जी को ही अपना माँ मानने लगा और सरला जी उसे अपना बेटा। कहानी जारी रहेगी, कहानी के साथ कनेक्ट रहें।